हेलो स्टूडेंट्स, आज सॉलिड स्टेट का अगला लेक्चर का वीडियो बनेगा जिसमें मैं आपको बताऊंगा पैकिंग फ्रैक्शन क्या होता है और किसी भी क्रिस्टल में एटम्स के बीच का डिस्टेंस कितना होगा, एटम्स का रेडियस कितना होगा, पैकिंग फ्रैक्शन कितना होगा। थोड़ा कॉन्सेप्चुअल है, थोड़ा समझने का प्रयास करिएगा, ठीक है। इसके पहले मैंने क्या बताया था चारों प्रकार के क्यूबिक सिस्टम में कितने नंबर ऑफ एटम्स होते हैं उसको कैलकुलेट करना सिखाया था। एक बार मैं रिवाइज भी कर दे रहा हूं कि अगर कॉर्नर पर होगा तो 1/8 कंट्रीब्यूशन लेते हैं, अगर फेस पर होगा तो 1/2 लेंगे, अगर बॉडी में होगा तो 1 मतलब बॉडी मतलब सेंटर बीच में तो 1 लेंगे, अगर एज पर होगा तो 1/4 लेंगे, और एक साइड सेंटर था जिसमें 2 अपोजिट फेस पर हम ले रहे थे। क्लियर हो रहा है। अब हम बात करते हैं पैकिंग फ्रैक्शन, ठीक है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। पैकिंग फ्रैक्शन, ठीक है। पैकिंग फ्रैक्शन पहले समझते हैं, समझो। पैकिंग फ्रैक्शन मतलब क्या होता है, जैसे मानो यह एक मिठाई का डब्बा है, ठीक है, समझिएगा पहले। यह एक मिठाई का डब्बा है और यह एक दूसरा मिठाई का डब्बा है, ठीक है। दो हम मिठाई के डब्बे ले रहे हैं और इन मिठाई के डब्बों में हमको लड्डू रखना है, ठीक है, समझिएगा। और दोनों मिठाई के डब्बों का जो शेप और साइज होगा वह क्या है, दोनों का शेप और साइज क्या है, सेम है, ठीक है। अब हम इसमें लड्डू रख रहे हैं, ठीक है, समझो। यह लड्डू हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है। 1 2 3 4 5 6। अब देखो, 2 मिठाई के डब्बे हैं, दोनों मिठाई के डब्बों का आकार और शेप सब कुछ क्या था, सेम था। इस वाले मिठाई के डब्बे में हमने 1 2 3 4 12 लड्डू रखा, इस वाले में 6 लड्डू रखा। कहने का क्या मतलब है कि इस मिठाई के डब्बे का जो भी स्पेस था उस स्पेस में मैक्सिमम नंबर ऑफ लड्डू क्या हो रहा है, उस स्थान को ऑक्युपाई कर रहे हैं, उस डब्बे को क्या कर रहे हैं, ऑक्युपाई कर रहे हैं। इसमें क्या रहा, तो इसका भी साइज डब्बे का इसके सेम है, लेकिन इस डब्बे में जो लड्डुओं की संख्या वह क्या है, कम है। क्लियर हो रहा है। तो कहने का मतलब क्या है, किसी भी यूनिट सेल में कितना नंबर ऑफ एटम या कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल उस यूनिट सेल में स्पेस ऑक्युपाई कर रहा है, उसी को हम क्या बोलेंगे, पैकिंग फ्रैक्शन। क्लियर हो रहा है। अगर किसी यूनिट सेल में एटम या कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल कम स्पेस ऑक्युपाई करेगा तो इसका मतलब पैकिंग फ्रैक्शन क्या होगा, कम होगा। और अगर ज्यादा स्पेस ऑक्युपाई करेगा तो पैकिंग फ्रैक्शन क्या होगा, ज्यादा होगा। जैसे इसमें देखो यहां पे क्या पूछा गया कि इस डब्बे में लड्डू ज्यादा है तो इस डब्बे का ज्यादा स्थान क्या कर रहा है, ऑक्युपाई कर रहा है, तो यहां पर पैकिंग फ्रैक्शन क्या हो रहा है, ज्यादा हो रहा है। इस डब्बे में कम लड्डू है, कम लड्डू होने का क्या मतलब है कि इस डब्बे का मैक्सिमम स्पेस क्या है, खाली है, तो यहां पर पैकिंग फ्रैक्शन क्या होगा, कम होगा। क्लियर हो रहा है। तो पैकिंग फ्रैक्शन क्या होता है कि किसी भी यूनिट सेल में कितने कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल उस यूनिट सेल के स्थान को ऑक्युपाई कर रहे हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं, पैकिंग फ्रैक्शन। क्लियर हो रहा है। अब देखो तो हम कह सकते हैं कि किसी भी क्रिस्टल का जितना ज्यादा पैकिंग फ्रैक्शन की वैल्यू होगी, किसी भी क्रिस्टल के पैकिंग फ्रैक्शन की जितना ज्यादा वैल्यू होगी उस क्रिस्टल का डेंसिटी क्या होगा, ज्यादा होगा। क्यों, क्योंकि जितना ज्यादा पैकिंग फ्रैक्शन होगा उस क्रिस्टल के यूनिट सेल में एटम्स की संख्या क्या है, ज्यादा है।
ज्यादा क्यों है? क्योंकि ज्यादा स्पेस ऑक्यूपाई किया गया। तो ज्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करने का मतलब क्या है? एटम्स की संख्या क्या है? ज्यादा है। तो जब ज्यादा एटम्स की संख्या होगी तो पैकिंग फ्रैक्शन का मान क्या होगा? ज्यादा होगा। और जब ज्यादा पैकिंग फ्रैक्शन का मान ज्यादा होगा तो डेंसिटी भी क्या होगी? ज्यादा होगी। क्लियर हो रहा है? तो हम कह सकते हैं पैकिंग फ्रैक्शन क्या होता है कि किसी भी यूनिट सेल में, मैं हिंदी में बता रहा हूं, समझना जरूरी है। किसी भी यूनिट सेल में कांस्टीट्यूएंट पार्टिकल्स के द्वारा, किसी भी यूनिट सेल में कांस्टीट्यूएंट पार्टिकल्स के द्वारा जितना वॉल्यूम, किसका वॉल्यूम? यूनिट सेल का। जितना वॉल्यूम किसका? यूनिट सेल का ऑक्यूपाइड करता है वही क्या कहलाता है? पैकिंग फ्रैक्शन। क्लियर हो रहा है? वह क्या कहलाएगा? पैकिंग फ्रैक्शन। कोई दिक्कत? पैकिंग फ्रैक्शन। तो किसी भी यूनिट सेल में कांस्टीट्यूएंट पार्टिकल कितना यूनिट सेल के वॉल्यूम में ऑक्यूपाई हो रहा है या कितना उसका आयतन घेर रहा है, उसी को हम क्या बोलते हैं? पैकिंग फ्रैक्शन। कोई दिक्कत? दूसरा पॉइंट हम इसमें क्या बना सकते हैं? दूसरा पॉइंट क्या बन सकता है कि पैकिंग फ्रैक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी। क्लियर हो रहा है? क्यों? क्योंकि जितना ज्यादा पैकिंग फ्रैक्शन होगा यूनिट सेल का, जितना ज्यादा यूनिट सेल का पैकिंग फ्रैक्शन होगा उतने ज्यादा यूनिट सेल की क्या होगी? डेंसिटी होगी। क्लियर हो रहा है? क्यों? क्योंकि जब पैकिंग फ्रैक्शन का मान ज्यादा होगा तो उस यूनिट सेल में जो कांस्टीट्यूएंट पार्टिकल है उस यूनिट सेल के ज्यादा वॉल्यूम क्या किए रहेंगे? ऑक्यूपाई किए रहेंगे। कहने का मतलब उस यूनिट सेल में खाली स्थान कम होगा। बात समझिएगा, अगर किसी यूनिट सेल में खाली स्थान ज्यादा है तो उसका डेंसिटी कम होगा, कॉमन सेंस की बात है। और अगर यूनिट सेल में खाली स्थान कम होगा तो उसकी डेंसिटी क्या है? ज्यादा होगा। क्लियर हो रहा है? जैसे लड्डू था, जिसमें जितना ज्यादा लड्डू होगा वो उतने ज्यादा डेंसिटी होगी, जिस डब्बे में जितना कम लड्डू होगा उसकी डेंसिटी उतने ही क्या होगी? कम होगी। क्लियर हो रहा है? तो पैकिंग फ्रैक्शन हो गया। अब आइए बात करते हैं, इसको आप लिख लीजिएगा, समझ लीजिएगा, कोई दिक्कत हो तो कमेंट में आप पूछ सकते हैं। ठीक है, अब आइए देखते हैं मैंने 3 क्यूबिक सिस्टम पढ़ाया था, थोड़ा ध्यान दो। सिंपल क्यूबिक सिस्टम, दूसरा क्या था? बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सिस्टम, और तीसरा जो था फेस सेंटर्ड क्यूबिक सिस्टम। ठीक है, 3 सिस्टम में बताया था। एक क्या था? सिंपल क्यूबिक सिस्टम, दूसरा क्या था? बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सिस्टम, तीसरा क्या था? फेस सेंटर्ड क्यूबिक सिस्टम। ठीक है, इसमें अगर बोला जाए कि नंबर ऑफ एटम्स या कांस्टीट्यूएंट पार्टिकल कितने थे, मैंने बताया था 8 इंटू 1/8 इज इक्वल टू 1। क्लियर हो रहा है? इसमें मैंने कितना बताया था? नंबर ऑफ एटम बोलो इज इक्वल टू 8 इंटू 1/8 प्लस 1 इज इक्वल टू 2। इसमें मैंने कितना बताया था? नंबर ऑफ एटम इज इक्वल टू 8 इंटू 1/8 प्लस 6 इंटू 1/2, यहां 3 और 1 कितना हो जाएगा? 4। क्लियर हो रहा है? अब ध्यान दो, सिंपल क्यूबिक सिस्टम किसको बोलते हैं? सिंपल क्यूबिक सिस्टम उसको बोलते हैं जिसमें कांस्टीट्यूएंट पार्टिकल केवल कहां पे होता है?
कॉर्नर्स पर होता है, याद आ रहा होगा। मैं फिगर एक बार फिर बनाऊंगा, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ठीक है। बॉडी सेंटर क्यूबिक सिस्टम क्या होता है? बॉडी सेंटर क्यूबिक सिस्टम क्या होगा? वह क्यूबिक सिस्टम जिसमें कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल कहां कहां हो, एक तो कॉर्नर पर हो, 1 2 3 4 5 6 7 8, और एक कहां पे हो, ये रेड से बना रहा हूं, बीच में बॉडी पे, ठीक है। क्लियर हो रहा है? इसको क्या बोलेंगे? बॉडी सेंटर क्यूबिक सिस्टम। एंड लास्ट वन इज बोलिए क्या है? फेस सेंटर क्यूबिक सिस्टम। इसका भी डेफिनेशन आपको पता है। पहले कहा होगा कॉर्नर 1 2 3 4 5 6 7 8, और कहां पे होगा? फेस 1 2 3 4 5, एक पीछे और एक आगे 6। क्लियर हो रहा है? अब बताना हमको इसमें क्या है कि सिंपल क्यूबिक सिस्टम में नंबर ऑफ एटम 1 होता है। एक चीज बता रहा हूं, नंबर ऑफ एटम को हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल जेड से। किससे करते हैं? कैपिटल जेड। अभी न्यूमेरिकल आएगा तब समझ में आएगा, ठीक है। बॉडी सेंटर नंबर ऑफ एटम 2 है, इसको भी किससे रिप्रेजेंट करेंगे? रिप्रेजेंटेड बाई कैपिटल जेड। इसको भी किससे रिप्रेजेंट करेंगे? कैपिटल जेड। क्या बताना है हमको कि सिंपल क्यूबिक सिस्टम में जो ये कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल एटम्स हैं, इन एटम्स का रेडियस क्या होगा? रेडियस ऑफ एटम, रेडियस ऑफ एटम r इज इक्वल टू होगा a/2। r इज इक्वल टू क्या होगा? a/2। a इज इक्वल टू होगा एज लेंथ, ठीक है। ये थोड़ा सा आपको याद करना पड़ेगा कि सिंपल क्यूबिक सिस्टम में जो एटम या कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल होगा उसका रेडियस कैसे निकालेंगे? एज लेंथ आपको दिया जाएगा, एज लेंथ की लंबाई बटा 2, तो इसके एटम का क्या निकल जाएगा? रेडियस। दूसरा क्या होगा? ये सब आपको थोड़ा याद करना पड़ेगा। डिस्टेंस बिटवीन टू नेबरिंग एटम, अगल बगल एटम के बीच का डिस्टेंस जिसको लिखते हैं डी से, वह इज इक्वल टू किसके? एज लेंथ के बराबर। क्लियर हो रहा है? मैं फिर मदद कर रहा हूं कि सिंपल क्यूबिक सिस्टम में नंबर ऑफ एटम्स कितने होते हैं? 1 होते हैं। सिंपल क्यूबिक सिस्टम में एटम्स का रेडियस कितना होता है? r इज इक्वल टू a/2। ए हमेशा क्या लेंगे? एज लेंथ। और दो एटम्स के बीच का डिस्टेंस d कितना होगा? जितना एज लेंथ होगा। क्लियर हो रहा है? और अगला जो सबसे महत्वपूर्ण तीसरा पॉइंट होगा, 1 2 तीसरा पॉइंट, कि सिंपल क्यूबिक सिस्टम के पैकिंग फ्रैक्शन, ईटा से लिखते हैं। किससे लिखते हैं? ईटा। पैकिंग फ्रैक्शन की वैल्यू कितनी होगी? 52.4%। कितना होगा? 52.4%। कहने का मतलब 100% अगर हम मान रहे हैं तो 100% में से 52.4% जो स्पेस होगा वह कौन ऑक्युपाई करेगा? कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल। तो कितना खाली हो जाएगा? 100 में से घटाओ इसको, 100 माइनस 52.4 इज इक्वल टू 47.6। क्लियर हो रहा है? तो सिंपल क्यूबिक सिस्टम में जो पैकिंग फ्रैक्शन ईटा की वैल्यू होगी 52.4% होगा। इसका मतलब क्या है कि सिंपल क्यूबिक सिस्टम में अगर 100% हम ले रहे हैं तो 100% में 52.4% जो उसका स्पेस होगा वह कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल ऑक्युपाई करेगा, और 47.6% जो स्पेस होगा वह क्या होगा? खाली हो। घटाने के साथ 47.6 ही है, ठीक है, कोई दिक्कत? तो सिंपल क्यूबिक सिस्टम में रेडियस ऑफ एटम a/2 हो गया, दो नेबरिंग एटम के बीच का डिस्टेंस एज लेंथ के बराबर हो गया, और पैकिंग फ्रैक्शन कितना हो गया? 52.4%। क्लियर है? अब आते हैं बॉडी सेंटर पे। कितना आते हैं? बॉडी सेंटर। यहां पे देखो 3 पॉइंट यहां बनाएंगे, थोड़ा जहां कम है। पहला पॉइंट, रेडियस ऑफ एटम r इज इक्वल टू होगा √3/4a। √3/4a कितना होगा? √3/4a। ए हमेशा क्या लेंगे? एज लेंथ। ए हमेशा क्या लेंगे?
एज लेंथ। ठीक है, अब देखो अगला पॉइंट, डिस्टेंस बिटवीन टू नेबरिंग एटम। डिस्टेंस बिटवीन टू नेबरिंग एटम वही डी इज इक्वल टू √3/2a। कितना होगा? √3/2a। याद रहेगा ये? एकदम बेटा याद करना है, तभी न्यूमेरिकल लग पाएंगे। √3/2a। फिर मैं कह रहा हूं बॉडी सेंटर में नंबर ऑफ एटम कितने होंगे? 2 होंगे। बॉडी सेंटर में एटम्स के रेडियस का वैल्यू क्या होगा? r इज इक्वल टू √3/4a। ए हमेशा क्या होगा? एज लेंथ। बॉडी सेंटर में दो नेबरिंग एटम्स के बीच का डिस्टेंस कितना होगा? √3/2a। √3/2a। और अगला जो तीसरा पॉइंट होगा, मैं रेड पेन से, रेड मार्कर से लिख रहा हूं, ईटा। ईटा मतलब n को लंबा कर देंगे। ईटा मतलब पैकिंग फ्रैक्शन 68%। कितना होगा? 68%। और अनऑक्युपाइड स्पेस कितना होगा? 32 होगा, 2 घटा देंगे तो 70, 32%। क्लियर हो रहा है? तो बॉडी सेंटर में आप देखिए ईटा की वैल्यू कितनी है? 68%। मतलब जो 100% स्पेस उसका था, उसमें से 68% स्पेस कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल ऑक्युपाई कर ले रहा है और 32% स्पेस क्या है? खाली है। और सिंपल क्यूबिक सिस्टम में कितना स्पेस खाली है? 47%। तो अगर पूछा जाए सिंपल क्यूबिक सिस्टम और बॉडी सेंटर क्यूबिक सिस्टम में किसकी डेंसिटी ज्यादा होगी? सोच के बताइए। मैंने क्या बोला है? जिसका पैकिंग फ्रैक्शन का मान ज्यादा होगा उसकी डेंसिटी भी क्या होगी? ज्यादा होगी। तो किसका ज्यादा होगा? बॉडी सेंटर क्यूबिक सिस्टम का। क्लियर है? और तीसरा क्या है? फेस सेंटर क्यूबिक सिस्टम। फेस सेंटर क्यूबिक सिस्टम। तो इनका भी हम तीनों पॉइंट लिखेंगे। पहला क्या है? रेडियस ऑफ एटम। रेडियस ऑफ एटम r इज इक्वल टू a/2√2। कितना होगा? a/2√2। a/2√2। और अब हम बात करेंगे डिस्टेंस बिटवीन टू नेबरिंग एटम। डिस्टेंस बिटवीन टू नेबरिंग एटम। डिस्टेंस बिटवीन टू नेबरिंग एटम क्या हो जाएगा? d इज इक्वल टू a/√2। क्लियर हो रहा है? a/√2। ठीक है, तो r की वैल्यू हो गई a/2√2 और d की वैल्यू हो गई a/√2। फिर मैं कह रहा हूं a हमेशा क्या है? एज लेंथ। अब देखो ईटा की वैल्यू यहां पर, मतलब यहां पे जो पैकिंग फ्रैक्शन होगा वो देखो, मैं फिर रेड मार्कर से लिख रहा हूं, ईटा इज इक्वल टू 74%। और अनऑक्युपाइड स्पेस कितना होगा? 100 माइनस 74, 26% अनऑक्युपाइड स्पेस। तो क्लियर हो रहा है? तो इन तीनों क्यूबिक सिस्टम में आप देखिए कि फेस सेंटर्ड क्यूबिक सिस्टम में, फेस सेंटर्ड क्यूबिक सिस्टम में नंबर ऑफ एटम ज्यादा है। तो जब नंबर ऑफ एटम ज्यादा है तो ऑब्वियस सी बात है कि स्पेस ज्यादा ऑक्युपाई हो रहा होगा। जब स्पेस ज्यादा ऑक्युपाई हो रहा होगा तो ईटा की वैल्यू भी क्या है? पैकिंग फ्रैक्शन की वैल्यू क्या है? ज्यादा है। तो जब ज्यादा होगा तो इसकी डेंसिटी भी क्या होगी? ज्यादा होगी। तो सबसे ज्यादा डेंसिटी किसकी होगी? फेस सेंटर क्यूबिक सिस्टम, उसके बाद बॉडी सेंटर क्यूबिक सिस्टम, उसके बाद सिंपल क्यूबिक सिस्टम। ये थोड़ा सा आपको याद करना पड़ेगा। यह कैलकुलेट भी किया जाता है सिंपल ज्योमेट्रिकल मेथड से, लेकिन कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इस पे सवाल आएगा आप कर लोगे, मैं सवाल कराऊंगा अभी। ठीक है, इसको आप पॉज करके कॉपी पे लिखोगे। ठीक है, मैं मिटा रहा हूं इसको। अब आगे देखिए। ठीक है, अब जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि किसी भी क्रिस्टल की डेंसिटी कैसे कैलकुलेट करते हैं। बेटा इस पे सवाल बहुत पूछता है कि एफसीसी के डेंसिटी या कुछ भी वैल्यू दे देगा, इस क्रिस्टल का डेंसिटी कितना होगा, या कोई वैल्यू दे देगा उसकी डेंसिटी कितनी होगी। ठीक है, तो अगली जो हेडिंग होगी, डेंसिटी ऑफ
क्रिस्टल। क्या होगा? डेंसिटी ऑफ क्रिस्टल। कैसे निकालते हैं? सिंपल फार्मूला है रो। रो मतलब डेंसिटी। रो इज इक्वल टू जेड इंटू यम अपॉन ए क्यूब इंटू यन ए। क्या फार्मूला है? रो मतलब क्या होगा? डेंसिटी इज इक्वल टू जेड इंटू यम अपॉन ए क्यूब इंटू यन ए, वेयर जेड इज इक्वल टू नंबर ऑफ एटम। अभी मैंने बताया था नंबर ऑफ एटम जेड से रिप्रेजेंट कर, सिंपल क्यूबिक में 1, बॉडी सेंटर में 2, एफसीसी में 4, एम इज इक्वल टू एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट। एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट। क्लियर हो रहा है? ए इज इक्वल टू एज लेंथ। ए हमेशा क्या होगा? एज लेंथ होगा। और एन ए आप 11 से पढ़ते आ रहे हो। व्हाट इज एन ए? एन ए इज इक्वल टू एवोगैड्रो नंबर। एवोगैड्रो, AVOGAODR, एवोगैड्रोज नंबर। क्या होगा? एवोगैड्रोज नंबर, जिसकी वैल्यू 6.023 इंटू 10⁻23। क्लियर हो रहा है? इस फार्मूले से आप क्या निकाल सकते हो? डेंसिटी ऑफ क्रिस्टल क्या होता है? रो इज इक्वल टू जेड इंटू एम अपॉन ए क्यूब इंटू एन ए। अब देखो, अगर इसको भी लिखे, थोड़ा सा इसमें वेरिएशन बता रहा हूं मैं, ठीक है? क्या वेरिएशन है थोड़ा समझो बेटा। इफ ए इज इक्वल टू सेंटीमीटर में दिया हो, इफ किस में दिया हो? ए इज इक्वल टू सेंटीमीटर और एम इज इक्वल टू ग्राम पर मोल, ग्राम पर मोल, तो जो रो की वैल्यू होगी वो होगा जेड इंटू यम अपॉन ए क्यूब इंटू एन ए ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। क्लियर हो रहा है? तो डेंसिटी का यूनिट क्या होगा? ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। दूसरा पॉइंट क्या होगा? इफ ए इज इक्वल टू पिकोमीटर, किस में दिया हो? पिकोमीटर। यम इज इक्वल टू क्या दिया हो? ग्राम पर मोल। कितना दिया हो? ग्राम पर मोल। अब देखो, इसको चेंज करो। ए अगर क्या दिया हो? पिकोमीटर, तो क्या होगा? ए इंटू 10⁻⁻12 मीटर हो जाएगा। या इसको और क्या लिख सकते हैं? ए इंटू 10⁻⁻10 सेंटीमीटर। क्या हो जाएगा? रो इज इक्वल टू जेड इंटू यम ए इंटू 10⁻10 का क्यूब इंटू एन ए। यह क्या हो जाएगा? ग्राम, किस में रखे हो? सेंटीमीटर में, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है? तीसरा वेरिएशन हम क्या देख सकते हैं? आप सब कॉपी में लिखेंगे, मैं पहले से आपको सिंप्लीफाई कर दे रहा हूं, कहीं आपको सवाल में चेंज नहीं करना होगा। क्लियर हो रहा है? अब देखो, इफ ए इज इक्वल टू मीटर ले लो, इफ ए इज इक्वल टू मीटर, यम इज इक्वल टू क्या हो? केजी पर मोल। क्या दिया हो? केजी पर मोल। ठीक है? सब इसी से देखेंगे हम। क्या होगा? रो इज इक्वल टू जेड इंटू यम अपॉन, यहां पर क्या होगा? ए क्यूब इंटू एन ए, यहां क्या आ जाएगा? केजी पर मोल। कोई दिक्कत यहां तक? तो 3 वेरिएशन, फार्मूला सब सेम रहेगा, चाहे आयनिक क्रिस्टल हो चाहे कोई भी क्रिस्टल हो। ठीक है? बस ये चेंज होता रहेगा, मैंने सब बता दिया है। कोई दिक्कत? इसको भी आप कॉपी पे लिख लेंगे। एक न्यूमेरिकल में करा दे रहा हूं, मिटा इसको। एक क्वेश्चंस में करा रहा हूं। ए फेस सेंटर क्यूबिक एलिमेंट, एक फेस सेंटर्ड क्यूबिक एलिमेंट है, एक फेस सेंटर्ड क्यूबिक एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर कितना दिया गया है? 60। जिसका एटॉमिक नंबर क्या दिया गया है? 60। हैज द एज लेंथ
400 picometer, has the as length 400 picometer. क्या calculate the density of crystal. कुछ करना नहीं है, एज लेंथ दिया हुआ है, आप सॉल्व करो. ए की वैल्यू कितना दिया है 400 पिकोमीटर, चेंज कर लो 410 टू द पावर -10 सेंटीमीटर. फेस सेंटर की बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है, फेस सेंटर्ड क्यूबिक. किसकी बात कर रहा है, फेस सेंटर्ड क्यूबिक. और आपको मालूम है फेस सेंटर्ड क्यूबिक में जेड की वैल्यू कितनी होती है 4. सवाल हो गया. रो इज इक्वल टू जेड इंटू एम अपॉन ए क्यूब इंटू एन ए. जेड की जगह क्या रखेंगे 4, एटॉमिक मास 60. ए रखा है 4 इंटू 10 टू द पावर -3 का होल क्यूब. एन ए 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23. दिस इज द आंसर. आप कैलकुलेट कर लेंगे. क्लियर हो रहा है. इस तरह का सवाल आपको दिया जा सकता है. बुक में बहुत से सवाल देंगे, कोई दिक्कत. ठीक है, अब आगे बढ़िए. तो मैंने क्या क्या बता दिया कि तीनों क्यूबिक सिस्टम में रेडियस कितना होगा, तीनों क्यूबिक सिस्टम में पैकिंग फ्रैक्शन कितना होगा, पैकिंग फ्रैक्शन क्या होता है, डेंसिटी कैसे कैलकुलेट करते हैं. ठीक है, अब अगला जो टॉपिक होगा थोड़ा सा बता दे रहा हूं मैं. अगला जो टॉपिक होगा वो है पैकिंग पैटर्न. ठीक है, पैकिंग पैटर्न. ठीक है, पैकिंग पैटर्न मतलब क्या होता है कि किसी भी क्रिस्टल में, ध्यान दो, किसी भी क्रिस्टल में जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल होते हैं, किसी भी क्रिस्टल में जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल होते हैं, 3 होते हैं, मैंने बताया क्या क्या, एटम, मॉलिक्यूल और आयन. किसी भी क्रिस्टल में जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल होते हैं, एटम, मॉलिक्यूल या आयन, वह अपने आप को इस प्रकार अरेंज करते हैं, वह अपने आप को क्रिस्टल में इस प्रकार अरेंज करेंगे कि वह चाहते हैं कि मिनिमम स्पेस खाली ना हो. मतलब स्पेस क्या हो, मैक्सिमम भरा जाए और खाली होने की संभावना क्या हो, कम हो. नहीं क्लियर हो रहा है. मैं फिर कह रहा हूं कि किसी भी क्रिस्टल में जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल होते हैं वह अपने आप को क्रिस्टल में इस प्रकार अरेंज करते हैं कि वह चाहते हैं कि क्रिस्टल का स्पेस क्या हो, खाली स्पेस मिनिमम हो. मतलब वो अपने आप चाहते हैं कि हम मैक्सिमम उसमें क्या हो, भर जाए, जिसकी वजह से पैकिंग फ्रैक्शन की वैल्यू ज्यादा हो जाए और डेंसिटी भी क्या हो जाए, ज्यादा हो जाए. मैं क्या कह रहा हूं कि किसी भी क्रिस्टल में कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल, एटम या चायन, एटम, मॉलिक्यूल या आयन अपने आप को क्रिस्टल में इस प्रकार अरेंज करना चाहते हैं, इस प्रकार अरेंज करना चाहते हैं कि क्रिस्टल में खाली स्पेस क्या हो, मिनिमम हो. ध्यान दीजिएगा, मिनिमम हो. मतलब सारा स्पेस कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल क्या करना चाहता है, ऑक्युपाई करना चाहता है. तो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल क्रिस्टल में अपने आप को इस प्रकार अरेंज करना चाहता है कि क्रिस्टल का खाली स्थान क्या हो, मिनिमम हो, मतलब मैक्सिमम क्या हो, भरा जा सके. ठीक है, अगला पॉइंट, हर क्रिस्टल का ऑल क्रिस्टल, हर क्रिस्टल में जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल होता है, जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल का अरेंजमेंट होता है, जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल क्या होता है, अरेंजमेंट होता है, वह डिफरेंट होता है. क्यों डिफरेंट होता है, ध्यान दीजिएगा. कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल का अरेंजमेंट क्यों डिफरेंट होगा, क्यों, क्योंकि हर एटम या हर मॉलिक्यूल या हर आयन, एक मिनट, हर आयन का साइज सेम नहीं होता है. क्लियर हो रहा है. मैं फिर कह रहा हूं कि किसी भी क्रिस्टल में कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल, एटम, आयन या मॉलिक्यूल अपने आप को इस प्रकार अरेंज करते हैं कि क्रिस्टल का स्पेस मिनिमम खाली हो.
मैक्सिमम क्या हो, भरा हो, ठीक है। और हर क्रिस्टल का जो पैकिंग पैटर्न या अरेंजमेंट ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल होता है वह क्या होता है, डिफरेंट होता है। क्यों डिफरेंट होता है, क्योंकि हर एटम्स का बेटा, हर मॉलिक्यूल्स या हर आयन का साइज सेम नहीं होगा, साइज छोटा होगा, किसी का बड़ा होगा, तो इस नाते पैकिंग पैटर्न भी क्या होगा, अलग अलग होगा। क्लियर हो रहा है। अब बात करते हैं पैकिंग पैटर्न जनरली होता है 3 प्रकार का। किसी भी क्रिस्टल में पैकिंग पैटर्न क्या होता है, 3 प्रकार का होता है। कैसे, ध्यान दो। पैकिंग पैटर्न इन सॉलिड, पैकिंग पैटर्न इन सॉलिड आर जनरली 3 टाइप्स। कितने प्रकार का होगा, 3 टाइप्स का होगा। एक होगा 1D पैकिंग पैटर्न, 1D पैकिंग पैटर्न, 1D पैकिंग पैटर्न हो गया। दूसरा होगा 2D पैकिंग पैटर्न, 2D पैकिंग पैटर्न, और जो तीसरा है वह है 3D पैकिंग पैटर्न। क्लियर हो रहा है। यह 3 प्रकार का होता है। एक होता है 1D पैकिंग पैटर्न, दूसरा क्या होता है 2D पैकिंग पैटर्न, और तीसरा क्या होता है 3D पैकिंग पैटर्न। तो देखो बेसिक डिफरेंस क्या है। 1D पैकिंग पैटर्न जो होगा ओनली 1 डायरेक्शन, एक डायरेक्शन में होगा, चाहे वह x हो, चाहे y हो, चाहे वह z हो। यह होगा 2 डायरेक्शन, 2 डायरेक्शन, किसमें 2 डायरेक्शन। और यह क्या होगा 3 डायरेक्शन में, 3D फिगर, 3 डायरेक्शन, ठीक है। 3 डायरेक्शन में x, y और z। क्लियर हो रहा है। अब देखो 3 प्रकार का है, एक 1D पैकिंग पैटर्न है, एक 2D पैकिंग पैटर्न है, और एक 3D पैकिंग पैटर्न है। इन तीनों को पढ़ने से पहले एक टर्म आता है जिसको हम बोलते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर। क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर। मैं बीएससी में फर्स्ट ईयर में पढ़ा चुका हूं कोऑर्डिनेशन नंबर, इंटर में भी मैं पढ़ा रहा हूं। कोऑर्डिनेशन नंबर समझो, कोऑर्डिनेशन नंबर होता क्या है समझिए, तभी क्लियर होगा। किसी भी क्रिस्टल में कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, नेबरिंग एटम। क्या होता है, नेबरिंग। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, नेबरिंग एटम। यही एक शब्द की परिभाषा है। किसका परिभाषा पढ़ रहे हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर मतलब नेबरिंग एटम। नेबरिंग एटम मतलब क्या होगा कि किसी भी क्रिस्टल में किसी एक एटम से कोई ले लो, किसी एक एटम से कितना एटम टच कर रहा है, किसी भी क्रिस्टल में किसी एक एटम से कितना एटम टच कर रहा है, तो जितना एटम टच कर रहा होगा वही उसका क्या कहलाएगा, कोऑर्डिनेशन नंबर। क्लियर हो रहा है, कोऑर्डिनेशन नंबर। तो किसी भी क्रिस्टल में कोई एक एटम, मैं दिखाऊंगा, कोई भी आप एटम ले लो, उस एटम से उसके चारों तरफ कितने एटम उससे डायरेक्टली अटैच हो, उसको हम क्या बोलेंगे, कोऑर्डिनेशन नंबर। जैसे देखो यहां पर थोड़ा सा मैं एक फिगर बना रहा हूं, यहां मान लो एक एटम है, ठीक है, इसके चारों तरफ 1 2 3 4, तो ये कितना अटैच हो रहा है, 1 2 3 4, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया, 4। क्लियर हो रहा है। तो किसी भी क्रिस्टल में कोई भी एक कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल अपने चारों तरफ कितने पार्टिकल से डायरेक्टली अटैच हो रहा है, दिस नंबर इज नोन एज कोऑर्डिनेशन नंबर। ठीक है, आज की वीडियो में इतना रहने दो, कल मैं 1D 2D या 3D समझाऊंगा। ठीक है, ओके, थैंक यू।